हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत हम प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की विधियां जो बताई गई थी, उन विधियों में 3 विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। अंतिम जो क्लास की जो विधि थी वह हमारी कौन सी थी? संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति विधि थी। आज चतुर्थ विधि का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ विधि हेडिंग पहले वही डाल लीजिए, प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की विधियां। हेडिंग हमारा वही है, टॉपिक हमारा प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की विधियां। एकत्र करने की विधियां। प्राथमिक समंकों को किस प्रकार से एकत्र किया जाता है, वो विधियां कौन कौन सी है? 3 विधियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। चतुर्थ विधि या चौथी विधि का आज एकदम विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो चौथी जो विधि है वह हमारी है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। तो हेडिंग डाल लीजिए चतुर्थ विधि का। चतुर्थ विधि हमारी है सूचकों द्वारा, सूचक बताओ सूचक क्या होते हैं, लिख लीजिए। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। ये हमारी चतुर्थ विधि हो गई। कौन सी विधि है बच्चों? ये चतुर्थ विधि है। यानी इस विधि के द्वारा भी प्राथमिक समंकों को एकत्र किया जाता है या एकत्र करने की विधि है। कुछ संस्थान है, कुछ विभागों के द्वारा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति करना। ठीक है। सूचकों द्वारा अनुसूचियां जो भरवाई जाती है, इसके अंतर्गत एक अनुसूची में एक प्रश्नावली बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है बच्चों? प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली में कुछ निश्चित प्रश्न दिए हुए होते हैं और जो सूचक होता है, जो सूचना लेकर आने वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति इन प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है या सूचना एकत्र करता है। अर्थात प्राथमिक समंकों को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। तो पहले परिभाषाओं, सामान्य अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं कि सूचकों द्वारा अनुसूची भरवाकर सूचना प्राप्ति किस प्रकार से, कैसे, किस रूप में प्राप्त होती है। देखिए, इस रीति में मेरे साथ साथ लिखते रहना। इस रीति में सर्वप्रथम अनुसंधान, अब तो आपको पता हो चुका होगा कि अनुसंधानकर्ता कौन होता है। तो इस रीति में सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस रीति में सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची कह सकते हैं
या हम उस अनुसूची में उपस्थित जो प्रश्न होते हैं या उसको उन बहुत सारे प्रश्नों की प्रश्नावली कह सकते हैं। तो संबंधित प्रश्नों की अनुसूची, संबंधित प्रश्नों की अनुसूची, ब्रैकेट में लिख लेना प्रश्नावली, अनुसूची फिर प्रश्नावली तैयार करता है, प्रश्नावली तैयार करता है। जो प्रश्नावली होती है वह उन प्रश्नावलियों को तैयार करता है, तैयार करने के बाद वो तैयार करता है, फिर उस अनुसूची की अनेक प्रतियां, फिर उस अनुसूची की, फिर उस अनुसूची की अनेक प्रतियां, अनेक प्रतियां तैयार कर डाक द्वारा, डाक मतलब पोस्ट ऑफिस, डाक द्वारा सूचना देने वाले के पास, डाक द्वारा सूचना देने वाले के पास, यानी प्रतियों को तैयार कर लेता है, सूचना देने वाले के पास उस प्रति को भेज देता है, वाले के पास भेज या प्रेषित, प्रेषित भी कह सकते हैं उसको हम, भेज देता है, यानी उसके पास तैयार करके उसको भेज देगा। जो उस प्रश्नावली, जो उस अनुसूची, जो उस अनुसूची या प्रश्नावली को भरकर निर्धारित समय में अनुसंधानकर्ता को, निर्धारित समय में अनुसंधानकर्ता को लौटा देता है। अब समझ लो इसको, लौटा देता है। एक बार इसकी सामान्य जो परिभाषा, सामान्य जो इसका अर्थ बताया गया इस विधि का समझ लेना। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार। सूचकों द्वारा अनुसूचियां बनाकर सूचनाओं की प्राप्ति करना। इस रीति में सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के उद्देश्य, यानी जो अनुसंधान है, जो जिन तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है, उस अनुसंधानकर्ता का या अनुसंधान का क्या उद्देश्य, सबको एकत्र करने के लिए उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संबंधित प्रश्नों की अनुसूची या प्रश्नावली क्या तैयार किया जाता है, यानी जिस उद्देश्य के लिए वो समंक एकत्र किए जा रहे हैं, उन समंकों को एकत्र करने की एक प्रश्नावली या फिर एक अनुसूची तैयार करता है। और अनुसूचियों को तैयार कर उनकी अनेक प्रतियां, जो प्रश्नावली या उसने तैयार की है, उस प्रश्नावली की अनेक प्रतियों कह सकते हैं, फोटोकॉपी या जेरोक्स कह सकते हैं। ठीक है, प्रति से तात्पर्य क्या हो गया, जेरोक्स या फोटोकॉपी। प्रतियां तैयार कर डाक द्वारा, किसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या डाक के द्वारा, संबंधित जो व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति से हमें सूचना प्राप्त करनी है, उस व्यक्ति के पोस्टल एड्रेस पर सूचना देने वाले के पास भेज देता है। कौन भेजेगा, अनुसंधान करता, जो उस अनुसूची या प्रश्नावली को भरकर, यहाँ जो से तात्पर्य क्या है, यानी जिस व्यक्ति से सूचनाएं ली जा रही है। जैसे आरटीई जो अधिनियम है, आरटीई के तहत आप किसी व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करते हो, वह उसमें प्रश्न लिख के भेजते हो आप,
यानी अब प्रश्नावली तैयार करते हो ना कि साहब या हमारा मुख्यमंत्री कौन है, उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी लिक्विड एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, उसके दायित्व कितने हैं, या पूंजी कितनी पूंजी पक्की है, कितनी पूंजी कच्ची है, ये सब एक प्रश्नावली तैयार करते हो। तो आरटीआई में भी हमें ऐसे किया जाता है, आरटीआई के अंतर्गत कि वो प्रश्नावली तैयार की जाती है और जिस व्यक्ति से सूचना लेनी होती है उसके पास पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भिजवा दी जाती है और वह व्यक्ति उन सूचनाओं को पढ़कर प्रश्नावली को भरकर, प्रश्नावली या अनुसूची को भरकर निर्धारित समय में अनुसंधानकर्ता को पुनः लौटा देता है। जहां से वह डाक आई पोस्ट आई है उसी को भरकर फिल करके पुनः वापस रिटर्न कर देता है। अब इसमें एक तथ्य है, आपने प्रश्नों का निर्धारण तो कर दिया, अनुसूची तैयार तो कर दी, लेकिन अनुसूची तैयार करने में एक बात का ध्यान रखना है। क्या? तो वो लिख दीजिए, अनुसूची तैयार करते समय अनुसूची तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उस प्रश्नावली या अनुसूची में प्रश्न, क्या बच्चों? प्रश्न सरल, स्पष्ट छोटे व कम संख्या के होने चाहिए। यानी आपने जो प्रश्नावली तैयार की है या प्रश्नावली के माध्यम से आप जिन तथ्यों को जानना चाहते हैं उसमें जो प्रश्न होंगे और प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न सरल होना चाहिए, द्विभाषीय प्रश्न कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा नहीं हो उसमें दो भाषाओं में अर्थ निकले, ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं बनाना चाहिए। प्रश्नावली स्पष्ट होना चाहिए, यानी आप जानना क्या चाहते हैं सामने वाले से वह तथ्य बिल्कुल क्या होना चाहिए? स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। प्रश्न कैसा हो? छोटा, ज्यादा बड़ा प्रश्न भी नहीं होना चाहिए कि समझने में आप आदमी को या उस व्यक्ति को बहुत अधिक दिमाग लगाना पड़े इस व्यक्ति ने क्या लिखा है। और संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या उनकी कम भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने 30-40 रुपए बना के भेज दिले भाई सूचना भर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या है? कम संख्या 10, 5, यानी आप जिस प्रश्नों के द्वारा आपको प्रमुख सूचना की आवश्यकता हो उन्हीं प्रश्नों का आपको उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक प्रश्नों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्नावली में इस तथ्य का बहुत 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 अधिक ध्यान रखना परम आवश्यक है। ठीक है, आगे लिखिए, इस जो ये प्रश्नावली है इस प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाता है, किन तथ्यों के लिए किया जाता है, किनके लिए इस प्रश्नावली का उपयोग होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उस तथ्यों को अगर लिखेंगे तो पूरा आएगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, तो उस तथ्यों को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये रहा इसकी स्क्रीनशॉट। सभी विद्यार्थी ले लिया सभी ने? चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। आगे लिखते हैं कि इस रीति का प्रयोग कहाँ किया जाता है या इस रीति का प्रयोग कब करेंगे हम। हमारे भारत में इस रीति का उपयोग होता है तो कहाँ होता है उसके बारे में। ठीक है, इसके आगे जस्ट आगे वाला तथ्य बता रहा हूं। लिया सभी ने? अच्छी बात। कुछ समझ में नहीं आया मैंने इसलिए कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको समस्या नहीं आए। नीचे वाला भाग छोड़ दूंगा थोड़ा सा,
उसको लिख लेना आप। चलिए लिखिए आगे। इस रीति का प्रयोग सामान्यतः इस रीति का प्रयोग सामान्यतया इस रीति का प्रयोग करते समय सामान्यतः इस रीति का प्रयोग करते समय, ये तो हमने लिखा दिया ना, इस रीति का प्रयोग करते समय, तो ऐसे लोगों इस रीति का प्रयोग ऐसे कर लो इसको। इस रीति का प्रयोग सामान्यतः इस रीति का प्रयोग विस्तृत मतलब बड़े विस्तृत अनुसंधान के क्षेत्र, विस्तृत अनुसंधान, विस्तृत अनुसंधान के क्षेत्र में कोमा जहां जनता अधिक साक्षर हो, यानी जहां क्या हो, जनता अधिक साक्षर हो, पढ़ी लिखी हो, वहां इस रीति का बहुत अधिक उपयोग होता है या प्रयोग होता है, बहुत अधिक प्रयोग होता है। यानी इस रीति का प्रयोग विस्तृत अनुसंधान के क्षेत्रों के लिए, विस्तृत अनुसंधान के क्षेत्रों के लिए, और जहां की जनता क्या हो, अधिक साक्षर हो यानी पढ़ी लिखी हो, यानी वह आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्नों को समझ सके, जान सके प्रश्नों के बारे में कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। आगे लिखिए, अधिकतर मत सर्वेक्षणों जो हमारी वोटिंग प्रणाली होती है, किसी मत का चयन किया जाता है, तो मत सर्वेक्षणों उपभोक्ताओं की रुचियों का अनुसंधान कोमा बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न वस्तुओं के मूल्य, लीजिए बाजार सर्वेक्षणों आदि का प्रयोग आदि में इसी रीति का प्रयोग किया जाता है, यानी आदि तथ्यों के अंतर्गत ये अधिकतर मतों का सर्वेक्षण करने के लिए, उपभोक्ताओं की रुचियों को जानने के लिए, और जानने वाला जो अनुसंधान उनमें, यानी उपभोक्ता की रुचि क्या है, उपभोक्ता किस वस्तु को पसंद करता है, यदि पसंद करता है तो क्यों करता है, उसका रीजन क्या है, इन सब तथ्यों के बारे में जानने के लिए भी इसी रीति का प्रयोग किया जाता है। बाजार सर्वेक्षण, बाजार के अंदर उपभोक्ता कौन सी वस्तु को वो कर रहा है, कौन सी वस्तु को अधिक खरीद रहा है, कौन सी वस्तु को वह स्वीकार कर रहा है, इन सभी प्रश्नों की जानकारी
अनुसूचियों को भरवाकर ही प्राप्त, यानी आदि में इसी रीति का प्रयोग किया जाता है। एक लाइन और लिख लीजिए कि भारत के अंतर्गत अधिकांश जो व्यापारी जो फर्में होती हैं, उद्योग फैक्ट्रियां जो होती है, उनके अंतर्गत इस रीति का बहुत अधिकांशतः उपयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन में आ जाए कि भारत में अधिकांशतः उद्योगों में किस रीति का प्रयोग किया जाता है प्राप्त एकत्र करने के लिए, तो उसमें आंसर किया जाएगा आपका सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा की जाए। समझ में आ गई बात? लिखिए कि भारत में क्या लिखना है बच्चों, भारत में इस रीति का प्रयोग अधिकांशतः, भारत में इस रीति का प्रयोग उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षणों में, भारत में इस रीति का प्रयोग उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षणों में किया जाता है, सर्वेक्षणों में किया जाता है। छोटा सा प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत के अंतर्गत इस रीति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उद्योगों के अंतर्गत, फैक्ट्रियों में, संस्थाओं के अंतर्गत इस रीति का प्रयोग किया जाता है। इसका स्क्रीन आगे हेडिंग डाल लीजिए कि सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाएं प्राप्ति के गुण। अब उसमें सूचना प्राप्ति के कौन कौन से गुण बताए गए हैं, तो गुणों को भी हम ऊपर से लिखते हुए चले आएंगे, तो 5 गुण हो जाएंगे हमारे। स्क्रीनशॉट लेना था विद्यार्थियों ने, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे साथ लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। वैसे कुछ विद्यार्थी जो बाद में पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हो चुका है, वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बाद में उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं गुणों के बारे में। गुण जान लेते हैं कि ये जो रीति का प्रयोग भारत में किया जाता है, इसके कौन कौन से गुण जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। वैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था, गुणों के पॉइंट जो बिंदु होते हैं वे हमारे पूर्व की बात ही होते हैं। तो लिख लीजिए इस रीति के निम्नलिखित गुण बताए गए हैं। इस रीति में कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों का अध्ययन कर लेते हैं हम। कौन कौन से गुण बताए गए हैं, चार्ट के माध्यम, पूर्व में बताया था, चार्ट के माध्यम से या रेखा चित्रों के माध्यम से हम किन्हीं तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं, तो वे तथ्य हमें सरलता पूर्वक क्या हो जाते हैं बच्चों, याद हो जाते हैं। नंबर 1, बना लेना सही मेरे साथ चार्ट के माध्यम से। जो विद्यार्थी बाद में पढ़ेंगे उनको तो सुविधा हो ही जाएगी याद करने में भी, और 1-2 बार आप चैनल को देख लोगे तो उसके माध्यम से भी आपका अवगत हो जाएगा, आप भी समझ जाओगे। कितने गुण बताए गए हैं इसके, कम से कम 5 गुण बताए गए हैं इसके। ठीक है बच्चों, 5 गुण बताए गए हैं इस विधि के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 गुण बताए हैं। पहला गुण बताया गया है इसका व्यापक क्षेत्र। प्रथम गुण कौन सा है बच्चों, व्यापक क्षेत्र, यानी इसका क्षेत्र किस प्रकार से व्यापक है। नंबर 2 लिख लीजिए मितव्यता। मितव्यता किस प्रकार से पाई जाती है। नंबर 3 लिख लीजिए मौलिकता।
में मौलिकता किस रूप से पाई जाती है इसके अंतर्गत। नंबर चौथा लिख लीजिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। और अंतिम पांचवा लिख लीजिए, निष्पक्षता, निष्पक्षता यानी बिना किसी भेदभाव के लिए तथ्यों का, ये 5 गुण बताए गए हैं। पांचों गुणों का भी विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए सभी विद्यार्थी, व्यापक क्षेत्र। छोटे छोटे रूप में लिख लेते हैं ताकि बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत इसके माध्यम से आप जान सकते हो। तो एक छोटी सी लाइन लिखनी है बस, इस रीति का प्रयोग कभी कभी इस रीति का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो लीजिए, इस रीति का प्रयोग, इस रीति का प्रयोग व्यापक क्षेत्र अनुसंधान में, क्षेत्र अनुसंधान में करते हैं। यानी कोई व्यापक क्षेत्र होगा, बड़ा क्षेत्र होगा, विस्तृत क्षेत्र होगा, वहां पर इस रीति का अधिकांश प्रयोग किया जाए। ज्यादा आवश्यकता नहीं है लिखने की, मैंने कहा जितना हो सके उतना बताऊंगा बस। नंबर 2 लिखिए, मितव्ययता। सेकंड में कौन सा है बच्चों? मितव्ययता का। मितव्ययता आप जानते हो, इसके अंतर्गत समय धन बहुत कम खर्च होता है, उसके लिए प्रमुख अर्थशास्त्र A.R. इरलिख ने एक बात भी बताई है। तो लिख लीजिए, इस विधि में समय कम धन कम लगता है। प्रोफेसर A.R. इरलिख के अनुसार, इसी में चल रहे हैं हम, प्रोफेसर A.R. इरलिख नाम आपने सुना भी होगा। प्रोफेसर A.R. इरलिख के अनुसार प्रोफेसर A.R. इरलिख ने क्या कहा इसी में, उसको जान लेते हैं। इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा को, किसी वैज्ञानिक अर्थशास्त्र परिभाषा को उसी के शब्दों में जैसा है वैसा लिखा जाता है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा लगाया जाता है। लिख लीजिए, इस रीति या यह रीति जिसका कभी व्यापक प्रयोग होता था, तुलनात्मक रूप से कम लागत पर होता था, तुलनात्मक रूप से कम लागत पर, यानी खर्चे पर, कम लागत पर बहुत अधिक क्षेत्र में या बहुत व्यापक क्षेत्र में, तुलनात्मक रूप से कम लागत पर व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान करने का लाभ रखती है, लाभ से तात्पर्य क्या है? प्रॉफिट से। लाभ रखती है, यानी लाभ होने का अवसर, कहने मतलब लाभ मिलने का अवसर मिलते हैं, इसके अंतर्गत लाभ रखती है और अनुसंधान क्षेत्र
और अनुसंधान क्षेत्र जितना व्यापक, व्यापक से तात्पर्य बड़ा या फैला हुआ, जितना व्यापक होगा प्रारूप, प्रारूप से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, उसकी प्रश्नावली से, प्रश्नावली भरने में, प्रारूप क्या है बच्चों, प्रारूप से तात्पर्य प्रश्नावली, प्रश्नावली भरने में होने वाली प्रश्नावली भरने में होने वाली गलतियों की संभावनाएं, गलतियों की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये हो गया कि प्रोफेसर E.R. हेडलिंग ने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि यह रीति जिसका कभी व्यापक प्रयोग होता था, यानी इस रीति का पहले बहुत अधिक प्रयोग होता था, तुलनात्मक रूप से कम लागत पर व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान करने का लाभ रखती है। यानी जो यह रीति है, यह रीति तुलनात्मक रूप से कम खर्चे के अंतर्गत, कम बजट के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन करने में सहायक है यह रीति। और अनुसंधान क्षेत्र, इसमें यह बताया गया कि इसमें अनुसंधान क्षेत्र जितना व्यापक होगा, जितना अधिक बड़ा होगा, प्रश्नावली भरने में होने वाली गलतियों की संभावना उतनी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। यानी बड़े क्षेत्रों के अंतर्गत गलती होने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। तो वह प्रोफेसर E.R. हेडलिंग ने बताया कि व्यापक क्षेत्र होगा और व्यापक क्षेत्र में यदि आप सूचनाएं इस विधि के माध्यम से एकत्र कर रहे हो तो आप गलती होने की संभावना की नाम मात्र की रहेगी, यानी बहुत कम गलतियां होगी। समझ में आ गया। चौथा, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, क्या है, मौलिकता। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, मौलिकता। मौलिकता के लिए क्या कहा गया, यानी जो सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर जो विधि है प्रातिश समूहों को एकत्र करने की, इसमें मौलिकता पाई जाती है। कैसे पाई जाएगी मौलिकता, क्योंकि इसमें जो आंकड़े होते हैं, जो समंक होते हैं, उन समंकों को, आंकड़ों को प्राथमिक सिरे से बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किया जाता है, इसलिए उन समंकों में मौलिकता पाई जाती है। लिख लीजिए, नए सिरे से समंकों को एकत्र करने के कारण, लीजिए, नए सिरे से समंकों को एकत्र करने के कारण उसमें मौलिकता पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है। यानी समंकों को बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किया जाता है, इसलिए उन समंकों में क्या पाई जाएगी बच्चों, मौलिकता अधिक पाई जाती है। ठीक है, हो गया तीसरा गुण। छुक्का में इसलिए लिखा रहा हूं कि पूर्व में हम लिख चुके हैं इन सभी तथ्यों के बारे के अंदर, इसलिए हल्का हल्का बता रहा हूं आप लोगों सभी को। चौथा गुण लिख लीजिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है, लीजिए, एक लाइन में लिखा दूंगा, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व करना आप जानते हो, प्रतिनिधित्व करना मतलब किसी की लीडरशिप, यानी इस समंकों के, इस रीति के द्वारा जब प्रादेशिक समूह को एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो प्रत्येक समंक हर प्रकार के दूसरे समंकों का सही व्यवस्थित प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। चाहे आपका क्षेत्र बड़ा हो, चाहे आपका क्षेत्र छोटा हो, हर प्रकार के समंकों के लिए यह रीति उन समंकों का सही व्यवस्थित प्रकार से क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इस रीति में छोटे व बड़े समंकों का
इस रीति द्वारा छोटे व बड़े समंकों का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, चाहे समंक आपका बड़ा हो चाहे समंक आपका क्या हो, छोटा हो। सही प्रकार के समंकों का प्रतिनिधित्व सही प्रकार से व्यवस्थित प्रकार से किया जा सकता है इस रीति के द्वारा। समझ में आ गया। अंतिम गुण हमारा क्या है, निष्पक्षता। इसको भी लिख लीजिए। पांचवा गुण निष्पक्षता। निष्पक्षता तात्पर्य क्या हो गया, यानी भेदभाव की भावना न करना। निष्पक्षता क्यों पाई जाती है, क्योंकि इस रीति में जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को स्वयं सूचक करता है। क्या करता है, स्वयं सूचक। जैसे कि मैं आपसे कुछ सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं, जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आपसे पूछूंगा। आपने कहा साहब इसका उत्तर ये है, तो पेन निकाल कर कॉपी ले लूंगा। प्रश्न हाँ सर, कितने सदस्य हो, 4 सदस्य। पुरुष कितने हैं साहब, 2 पुरुष 2। महिलाएं कितनी है, 1 महिला। बच्चा कितना है जो 6 वर्ष का, सब 1 बच्चा है। ये सब तो मैं क्या हो गया, यहाँ पर सूचक हो गया। मैं अपने प्रश्नावली में प्रश्नों को पढ़कर या देखकर आपसे क्या पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ और अपनी प्रश्नावली भर रहा हूँ। ये प्रत्यक्ष में चला जाता है। और यदि कोई आदमी दूर हो तो दूर के अंदर या तो जो सूचक होगा वह स्वयं जाएगा उसके पास, या फिर अपने प्रश्नावली को उसके पास भेज देगा। अगर प्रश्नावली के अंतर्गत पढ़ कर वो देख के क्या कर देगा, लिख के भेज देगा। तो इसमें लिख लीजिए इसमें सूचनाएं इस रीति में सूचनाएं, ऊपर लिख दूं क्या, चलो ऊपर लिख दो। इसको स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थियों पर। इसको ऊपर लिख देंगे, यहाँ दिखेगा भी नहीं, शायद नीचे आपको दिखे नहीं दिखे, यहाँ ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार। प्रथम और द्वितीय को साफ कर देंगे, वहां ले लेंगे हम इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने, ठीक है। चलो ये 2 गुणों को साफ कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं इसमें अंतिम चतुर्थ गुण, जो उससे क्या साफ दिख जाएगा, आप लोगों को मैटर पूरा मिल जाएगा, घिचपिच नहीं होगा। ठीक है, 5वां गुण लिख लीजिए यहाँ पर। 5वां गुण क्या है, निष्पक्षता। समझा दिया मैंने वैसे निष्पक्षता क्या होता है, समझ में आ गया। लिख लीजिए इसके अंतर्गत इस रीति में सूचकों के द्वारा प्रश्नावलियों को स्वयं भरा जाता है, जिसके कारण इसमें निष्पक्षता पाई जाती है। समझ में आ गई बात। ये हो गए हमारे इसके 5 गुण। समझ में आ गया सभी को। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अंतिम एक नोट लिख लीजिए। क्या लिखना है बच्चों, एक नोट लिख लो, बहुत काम की बात है। जो प्रश्नावली अनुसूचियां जो होती है उनसे संबंधित तथ्य है, नोट में क्या बताया गया। नोट क्या है आपका, नोट के बारे में जान लीजिए। नोट क्या है लिख लीजिए।
इस रीति में अनुसंधानकर्ता इस रीति में अनुसंधान इस रीति में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के साथ इस रीति में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र के साथ एक अनुरोध पत्र संलग्न करता है। अनुरोध पत्र संलग्न करता है, एक अनुरोध पत्र को संलग्न किया जाएगा जिसमें जांच का उद्देश्य जांच का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यानी जब प्रश्नावली डाक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजी जाती है तो उस भेजने के साथ प्रश्नावली के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, एक अनुरोध। ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम के अंतर्गत कि प्रश्नावली के साथ जुड़ा हुआ अंतिम जो पत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा उसको अनुरोध पत्र कहा जाता है। ध्यान रखना, नोट मैंने इसलिए लिखा है अंतिम बिंदु पे कि इस रीति के अंतर्गत जो प्रश्नावली जो अनुसूची तैयार की जाती है, अनुसूची से एक पत्र संलग्न किया जाता है, उस पत्र को अनुरोध पत्र, इस पत्र को लिखने का उद्देश्य क्या होता है कि इसमें जांच क्यों की जा रही है, उस जांच का उद्देश्य स्पष्ट रूप से शब्दों में लिखा हुआ होता है। अनुरोध पत्र में क्या लिखा हुआ होता है, एक प्रश्न समझ गया, तो अब आंसर क्या बन जाएगा कि इसके अंतर्गत जांच के उद्देश्य यानी जो अनुसंधान करता सूचकों के द्वारा जो जांच करवा रहा है उस जांच का क्या उद्देश्य है, इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। समझ आ गया सभी को। इसके चैनल को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी करना। काफी अच्छा लगा, कम से कम 7-8 लोगों ने एक साथ सब्सक्राइब भी किया, कमेंट भी आए अच्छे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे प्रकृति करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे। ठीक है, इसके सुनना, इसके बाद आगे नेक्स्ट वाली क्लास में इसके दोषों के बारे में, सावधानियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तैयार रहना आगे नेक्स्ट क्लास के लिए, लेना है। ठीक है, चलिए।